हेलो। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया में एक समय था जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटेन के लोग इंडिया पर अपना कब्जा जमाए। ब्रिटेन एक काफ़ी छोटा कंट्री है इंडिया के रेस्पेक्ट में, पॉपुलेशन में भी और साइज में भी, लेकिन फिर भी वे भारत की सत्ता लेने में कामयाब रहे। इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज़ की ज़मीन की एक खास बात है। श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और इंडिया, इन सभी की ज़मीन पर मसाले आसानी से उपजाए जा सकते हैं। खाने में यूज किए जाने वाले मसाला, जिसे स्पाइस भी कहते हैं, इसका डिमांड पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा था। इंडिया के मसाले पूरे यूरोप में काफ़ी महंगे दामों में बिकते थे और इन सभी एरिया पर जो ट्रेड कर रहा था वो बेसिकली ये अरबियन कंट्रीज़ वो कंट्रोल कर रहे थे। ये इधर से इंडिया से लेकर यूरोप पहुंचाते थे और काफ़ी महंगे दामों में मसालों को बेचते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ व्यापारियों ने मसालों के व्यापार से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया कि वे लोग समुद्री रास्तों की तलाश करने लगे कि कैसे समुद्री रास्तों से इंडिया जाया जाए, डायरेक्ट यूरोप से इंडिया, और यहाँ से मसाले भरकर वापस यूरोप लाया जाए और उससे काफ़ी प्रॉफिट कमाया जाए। तो इस तरह से वे लोग एक समुद्री रास्ते की तलाश करने लगे और इस रास्ते को खोजने में जो सफलता मिली वो सबसे पहले मिली पुर्तगाल के वास्को डी गामा को। उन्होंने 1498 में समुद्री रास्ता खोज निकाला, जो इस तरह से जो अफ्रीका के साउथ से होता हुआ इंडिया जाता है। पुर्तगाल, जो साइज में ब्रिटेन से भी छोटा था, उसने काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर मसालों का व्यापार पर अपना कब्जा बनाए रखा समुद्री रास्तों के थ्रू, क्योंकि इतनी लंबी ट्रैवल का एक्सपीरियंस सिर्फ पुर्तगालियों को ही था। सिर्फ वे ही जानते थे कि कैसे बड़े बड़े जहाज़ों को इस रास्ते से लाया ले जा सकता है। पुर्तगाली सब जब 1498 में समुद्री रास्तों के थ्रू बिजनेस करने आए इंडिया में, तो उन्होंने कुछ कुछ जगह यहाँ के लोकल राजाओं के साथ फाइट करके अपने नाम कर लिया, जैसे मुंबई, गोवा, मैंगलोर। इन सब जगहों पर उन्होंने मजबूत किले बनवाए और बिजनेस को आगे बढ़ाया। पुर्तगालियों ने लगभग 100 सालों तक तो आराम से इंडिया में बिजनेस किया और काफ़ी प्रॉफिट कमाया। इन 100 सालों में उसे कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था। 1600 ईस्वी के समय ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई और इधर नीदरलैंड में भी एक कंपनी बनाई गई। ब्रिटेन में जो कंपनी थी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया और ये डच कंपनी, ये दोनों कंपनियां सेम रूट को फॉलो करके इंडिया में सेम बिजनेस करने आ गई जो पुर्तगाली लोग कर रहे थे। इन दोनों कंट्रीज़ की जो कंपनी थी जो इंडिया में बिजनेस करने आई थी, वे पुर्तगालियों से काफ़ी कुछ सीख चुके थे और उनका पूरा का पूरा रूट भी उनको मालूम हो गया था। तो इस तरह से उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा ये बिज़नेस स्टार्ट करने में। तो इस तरह से दो कंपनियां बनाई गई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नीदरलैंड की कंपनी थी। इन दोनों कंपनियों ने सेम मसालों का बिजनेस इंडिया में करना चालू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो ब्रिटेन के थे, वे लोग जब बिजनेस करने इंडिया में आए तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कंपनी एक दिन इंडिया पर राज करेगी और ये डच कंपनी और पुर्तगाली लोग इंडिया से बाहर हो जाएंगे। पुर्तगालियों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वे थे डच। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को डुबाना स्टार्ट किया और इसके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अल्टीमेटली पुर्तगाली जो है इनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो गया और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी उनका बिजनेस बढ़ा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों का बिजनेस पूरी तरह ठप कर दिया और पुर्तगाली धीरे धीरे बाहर होते गए इंडिया से, लेकिन उनका जो कब्जा था गोवा पर और दमन और द्वीप पर वह लास्ट तक बना रहा। भारत की आज़ादी के बाद ही गोवा पर से पुर्तगालियों का कब्जा हटा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मार्केट से हटाने का सोचा, लेकिन दोनों को पता चल चुका था कि अगर दोनों फाइट करेंगे तो दोनों का नुकसान होने वाला है। तो फिर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और दोनों ने एरिया को आपस में बांट लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया आ गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास साउथ ईस्ट एशिया का रीजन आ गया। तो इस एग्रीमेंट के बाद अब इंडिया में बिजनेस करने के लिए मेन रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही रह गया था, जो मसालों का बिजनेस तो कर ही रहा था, साथ में अब कपड़ों का भी बिजनेस करने लगा। ब्रिटिश और डच की नकल करते हुए फ्रांस वालों ने भी एक कंपनी बनाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 1664 में यह कंपनी बनी और इंडिया में ये आया। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लेट से आया तो यह ज़्यादा उठ नहीं पाया। जब फ्रांस वाले लोगों ने देखा कि उनके लिए इंडिया में बिजनेस फैलाना अब मुश्किल हो रहा है, तो फिर उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स में घुसना स्टार्ट किया। तो वहाँ के राजाओं के साथ, इंडिया के राजाओं के साथ कांटेक्ट बढ़ाया और वे पॉलिटिक्स में आ गए। तो फ्रेंच की देखा देखी ब्रिटिश भी इंडिया की पॉलिटिक्स में आ गए। तो इस तरह से ब्रिटिश अब बिजनेस से अपना ध्यान हटाकर इंडिया की पॉलिटिक्स में जाने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका गठन 1600 में हुआ था, वह इंडिया में स्लोली बिजनेस स्टार्ट किया और काफ़ी लंबे टाइम तक सिर्फ बिजनेस ही करता रहा। 1757 तक यहाँ तक वो बिजनेस ही करता रहा और 1757 में जब पलासी की लड़ाई हुई उसके बाद से उसका पावर बढ़ना स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल पावर बढ़ता गया। और 1857 के बाद जब सिपाही विद्रोह हुआ तो इंडिया पर पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में सीधे सीधे आ गया। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा पावर 1857 के बाद आ गया। तो इससे यह पता चलता है कि 1600 से 1757 मतलब लगभग 157 साल तक ब्रिटिश लोग इंडिया में तो थे, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं था। वे लोग सिर्फ बिजनेस करते थे। लेकिन इस 157 सालों में ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी कुछ किया। उन्होंने सूरत में, मद्रास में, कोलकाता में फैक्ट्रियां बनाई और मुंबई को पुर्तगालियों से अपने हाथ में ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्राइवेट सेना को भी बढ़ाया। 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर क्यों बढ़ी? उसका रीज़न यह था कि इसी साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉलोनी थी कोलकाता पर, उस पर ये बंगाल के नवाब ने अटैक कर दिया था। तो ये अटैक करने के बाद बंगाल का नवाब की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना दोनों के बीच फाइट हुआ और इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो काफ़ी छोटी थी, उसने सिराजुद्दौला की सेना जो काफ़ी बड़ी थी उसे हरा दिया। यह लड़ाई बैटल ऑफ पलासी के नाम से जानी जाती है और इस लड़ाई के बाद बंगाल का जो एरिया है उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। 1764 में बैटल ऑफ
बक्सर लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जीते और अंग्रेज और बड़े रीजन पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिए। बंगाल, यूपी, बिहार, ये सब एरिया पर तो अंग्रेज़ों ने इनडायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन अब बाकी एरिया पर अपना कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उस समय वेस्टर्न इंडिया के बहुत बड़े इलाके पर मराठा शासन कर रहे थे और मराठाओं को हराना अंग्रेज़ों के लिए आसान नहीं था। साउथ इंडिया में हैदराबाद के आसपास यहाँ के निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम शासन कर रहे थे, और साउथ इंडिया में उस समय हैदर अली मैसूर में शासन कर रहे थे। अंग्रेज़ों को सिर्फ इंडिया के ही राजाओं से लड़ना नहीं था, उसे फ्रेंच से भी लड़ना था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले तो फ्रेंच को अपने रास्ते से हटाया, उसके साथ 3 बार फाइट किया और अल्टीमेटली फ्रेंच को हटाकर सिर्फ फ्रेंच लोगों को पौंडीचेरी जगह पर भेज दिया। अंग्रेज सीधे सीधा मराठा पर अटैक नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि मराठा बहुत पावरफुल है, उनसे वो तो कभी जीत नहीं सकते हैं। और ये निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, उससे उन्होंने दोस्ती कर ली। और निज़ाम ने भी अंग्रेज़ों से इसलिए दोस्ती कर ली क्योंकि निज़ाम को लगता था मराठा से उन्हें खतरा है, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ा तो वो अंग्रेज़ों का साथ ले सकते हैं। अब बच गया मैसूर। अब अंग्रेज मैसूर को अपने कैप्चर में करना चाह रहे थे, लेकिन सीधी फाइट करने से पहले उन्होंने ये निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्हें आपस में शामिल कर लिया। उन्होंने निज़ाम को बोला कि आपकी सेना भी हमारे साथ रहनी चाहिए मैसूर की लड़ाई में। निज़ाम ने भी हामी भर दी। लेकिन जब एक्चुअल में अंग्रेज़ लोगों ने मैसूर पर सबसे पहली बार हमला किया 1767 में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर वार भी कहते हैं, तो इस लड़ाई में निज़ाम ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, उसने अपनी सेना नहीं भेजी, तो अंग्रेज़ बेचारे अकेले पड़ गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैसूर का जो चीफ था हैदर अली, उसने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हरा दिया। यह लड़ाई 1767 से 69 तक चला था। तो इस लड़ाई में हैदर अली चाहता तो अंग्रेज़ों का पूरी तरह सफाया कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हैदर अली को मराठाओं से ज़्यादा खतरा लगता था, तो उसने अंग्रेज़ों के साथ एक एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट ये था कि अगर किसी को भी मुसीबत आए तो दूसरा उसका साथ देगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद अगले साल 1770 में मराठा और मैसूर के बीच लड़ाई छिड़ गई। तो हैदर अली ने अंग्रेज को बोला कि एज़ पर एग्रीमेंट आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका साथ नहीं दिया। तो इस तरह से मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच फिर से दुश्मनी छिड़ गई और दूसरा युद्ध होना निश्चित हो गया। अंग्रेज़ कभी भी मराठा से सीधा फाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मराठा काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन मराठा में ही आपस में दरार पड़ गई 1775 में। मराठा में 2 ग्रुप बन गए और दोनों ग्रुप अपने एक आदमी को पेशवा बनाना चाह रहे थे, जो मराठाओं का हेड होता है, और ये एक ही परिवार के सदस्य थे। तो एक ग्रुप वाले ने क्या किया, अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए अंग्रेज़ों का मदद मांगा। तो इस ग्रुप के साथ अंग्रेज़ों की सेना भी आ गई, लेकिन ये दूसरा ग्रुप जो था उसने पहले वाले ग्रुप को लड़ाई में हरा दिया। तो इस हार के साथ अंग्रेज़ों की सेना भी हार गई। तो ये जो पहली लड़ाई हुई थी, जिसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी कहते हैं, उसमें अंग्रेज़ों की सेना की हार हुई थी, इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों की हार हुई थी। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने कुछ समय तक मराठाओं से दूर रहने का ही निश्चय किया। अब अंग्रेज़ का पूरा ध्यान मैसूर को जीतने में था।
एक बार तो लड़ाई हो ही चुकी थी जिसमें अंग्रेज हार चुके थे। उसके बाद भी अंग्रेज़ों और मैसूर का जो चीफ था हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, ये सब के साथ 3 बार और लड़ाई हुआ। तो देखते हैं इस तीनों लड़ाई में क्या हुआ। तो टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली लड़ाई में तो अंग्रेज हार गए थे। दूसरी लड़ाई जो स्टार्ट हुई वह 1780 में स्टार्ट हुआ। तो इस लड़ाई में ख़ास बात यह था कि हैदर अली ने फ्रेंच लोगों का सहारा लिया लड़ाई के लिए, और इस लड़ाई में हैदर अली की मौत हो गई और इस लड़ाई में बहुत लोग मारे गए। अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं निकल के आया। बाद में एग्रीमेंट यही हुआ कि युद्ध के पहले जैसा सिचुएशन था वैसा ही रहेगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1790 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया मराठाओं ने और निज़ाम की सेना ने। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मैसूर के आधे हिस्से पर मराठाओं, अंग्रेज़ और हैदराबाद के निज़ाम ने कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान को भारी जुर्माना भी देना पड़ गया अंग्रेज़ों को। चौथा और लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया 1799 में। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को मार दिया युद्ध में। तो इसके बाद मैसूर के जो भी कुछ बचे हुए पार्ट थे वह भी इन मराठाओं, अंग्रेज़ों और हैदराबाद के निज़ाम ने बांट लिया। अब अंग्रेज़ों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह था मराठा को हटाना। तो मराठा के साथ एक और फाइट हो ही चुका था जिसमें कि अंग्रेज हार चुके थे। 2 बार और अंग्रेज़ों ने फाइट किया। दूसरी बार लड़ाई हुई 1803 से 1805 और तीसरी बार जो लड़ाई हुई 1816 से 1819, और इस लड़ाई को कहते हैं एंग्लो मराठा वार। तो टोटल 3 बार इन दोनों के बीच लड़ाई लड़ी गई। पहली बार अंग्रेज हारे और दूसरे दोनों बार मराठा हारे, और इन दोनों लड़ाइयों ने मराठा को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। अंग्रेज इधर मराठा और मैसूर से लड़ाई में बिजी थे और इधर नॉर्थ में सिखों ने अपना एक एम्पायर बना दिया था, सिख एम्पायर, और यह एम्पायर रंजीत सिंह के अंडर था। तो जब तक रंजीत सिंह इस एम्पायर को चला रहे थे तब तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि वे इस एम्पायर पे अटैक कर सकें। रंजीत सिंह की मौत 1839 में हो गई। इनकी मौत के बाद ही अंग्रेज फिर ये एम्पायर पर अटैक करने का प्लान बनाया। फिर अंग्रेज़ों ने 2 बार इस सिख एम्पायर से फाइट किया, एक बार 1845 में और दूसरी बार 1848 में। तो इन दोनों लड़ाइयों ने सिख एम्पायर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया और इस एरिया पर भी अंग्रेज़ों का कैप्चर हो गया। हैदराबाद का निज़ाम कभी भी अंग्रेज़ों से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं था। वह धीरे धीरे एक तरह से अंग्रेज़ों का कठपुतली ही था। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे यहाँ बंगाल से स्टार्ट करते हुए पूरे इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया। तो 1757 से 1857 तक ये पूरा टाइम अंग्रेज़ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहे थे वे सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। 1857 के समय तक इनकी जो सैन्य क्षमता थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। उनके ज़्यादातर सैनिक इंडियन ही थे और उन इंडियन ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के कारण बगावत कर दी और फिर ये जो अंग्रेज़ों की सत्ता है वह कंपनी से हटकर अब डायरेक्ट ब्रिटेन के हाथों में आ गई। इंडिया को अपने अंडर लाना अंग्रेज़ों के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए और काफ़ी सूझबूझ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया के कई सारे राजाओं को हराकर
इंडिया पर कैप्चर करने में सफलता पाई। जब भारत की सत्ता ब्रिटेन के हाथों में सीधा सीधा चला गया तो बहुत जल्दी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। काफ़ी समय बाद स्वाधीनता संग्राम होने लगे और फिर ब्रिटिश इंडिया को भी इंडियन लोगों से चैलेंजेस मिलने लगे। इस वीडियो में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से लिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।